दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 7वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के 6वें भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स चेक जरूर कर लेना। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। जो कहानी को शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो लिंक पर क्लिक करके इस कहानी को शुरू से पढ़ सुन सकते हैं। अगले दिन सुबह आराध्या ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ जाती है और ऑफिस के लिए तैयार हो नीचे हॉल में पहुँचती है। आराध्या कान्हा जी की मूर्ति के सामने दिया प्रज्वलित करती है और धीमी आवाज़ में ही कान्हा जी की आरती करने लगती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्राज अभी तक अपने कमरे में सो रहा है और अगर आरती की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसकी नींद में खलल पड़ने से वो उस पर गुस्सा कर सकता है। आरती करने के बाद आराध्या रूपाली जी को ढूंढते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ किचन में नौकरों को काम समझाते हुए उसे रूपाली जी दिख जाती हैं। आराध्या को किचन में देख रूपाली जी कहती हैं, आराध्या, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा, ठीक तो हो ना? आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी, और वो भी आपकी वजह से। अगर आप रुद्राज सर के हाथों मेरे लिए दालचीनी वाली ब्लैक कॉफ़ी नहीं भिजवाती तो मुझे नहीं लगता मेरा जुकाम ठीक हो पाता। इसीलिए थैंक यू सो मच मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए। आराध्या बेटा, तुमसे किसने कहा कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी तुम्हारे लिए? रूपाली जी ने असमंजस की स्थिति में पूछा। आराध्या ने ही कहा, रुद्राज सर ने ही बताया आंटी जी, जब वो मेरे कमरे में कॉफ़ी देने आए थे। आराध्या की बात सुन रूपाली जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा रुद्र भी ना मुझसे कह रहा था कि उसे खुद ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन है, इसीलिए बना रहा है, पर अपने खुद के लिए नहीं, बल्कि वो कॉफ़ी आराध्या के लिए बनाई थी, वो भी इतनी रात को, जो रुद्र कल से पहले कभी किचन में गया नहीं। और कल आराध्या के लिए उसने अपने हाथों से कॉफ़ी बनाई। मतलब रुद्र आराध्या की परवाह करने लगा, पर आराध्या को ये बात जताना नहीं चाहता। रूपाली जी मन ही मन इस बात को सोच मुस्कुरा दी। रूपाली जी को अपने ख्यालों में गुम देख आराध्या ने कहा, क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ बोल नहीं रही? आराध्या की बात सुन रूपाली जी अपने ख्यालों से बाहर आई और आराध्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, अगर किसी को थैंक यू कहना ही है तो अपने रुद्राज सर को कहना, क्योंकि तुम्हारे लिए कॉफ़ी मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे रुद्राज सर ने अपने हाथों से बनाई थी। ये कहकर रूपाली जी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली गई। आराध्या वहीं असमंजस की स्थिति में खड़ी सोचने लगती है, ये रूपाली आंटी क्या कह गई हैं? क्या सचमुच मेरे लिए कॉफ़ी रुद्राज ने खुद बनाई थी? अगर ऐसा है तो फिर उन्हें रूपाली आंटी का नाम लेकर मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? ये रुद्राज सर भी ना कभी कहते हैं उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, पर कभी ऐसे परवाह करेंगे जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हूँ। आप हैं क्या रुद्राज? क्या मैं आप कभी समझ भी पाऊँगी या नहीं? खैर जो भी हो, रुद्राज सर ने मेरे लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाई और ज़बरदस्ती पिलाई भी, और उसकी वजह से मेरा जुकाम भी अब ठीक है। इसके लिए रुद्राज सर को शुक्रिया कहना तो बनता है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। आराध्या ने काफ़ी देर तक रुद्राज का कमरे से बाहर आने का इंतज़ार किया, पर जब रुद्राज कमरे से बाहर नहीं आया तो आराध्या अभिजीत जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का समय भी हो चुका था। अभिजीत जी के साथ कार में बैठ ऑफिस पहुंचते समय आराध्या ने 2-3 बार रुद्राज को कॉल किया, पर रुद्राज ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। आराध्या ने मन ही मन कहा, 1 बज चुके हैं और ये घोड़े बेचकर अब तक सो रहे हैं। कोई भला इतनी देर तक कैसे सो सकता है? ऑफिस पहुंचने का या अपनी जिम्मेदारियों का कुछ ख्याल ही नहीं है रुद्राज सर को। अगर आज समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे तो फिर से अभिजीत अंकल और उनके बीच बहस हो जाएगी। शाम को घर पर आराध्या के पास वाली सीट पर बैठे अभिजीत जी ने कहा, आराध्या, रुद्राज को कॉल कर 12 बजे तक ऑफिस पहुंचने के लिए कह देना। तुम्हें याद है ना, मिस्टर जगत चौहान की बेटी का मैरिज इवेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिला है। मिनिस्टर चौहान की बेटी के मैरिज इवेंट्स आज से शुरू हो रहे हैं और मिनिस्टर चौहान हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी बेटी के मैरिज इवेंट्स में किसी भी बात की कोई कमी रहे और मिस्टर चौहान को किसी शिकायत का मौका भी मिले। इसीलिए तुम खुद सभी फंक्शन में हमारी इवेंट टीम के साथ मौजूद रहकर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करोगी और रुद्राज
खुद इवेंट टीम और तुम्हारे काम को वहाँ मौजूद रहकर सुपरवाइज करेगा। आराध्या ने कहा, जी अंकल, मुझे याद है, इसीलिए रुद्राक्ष सर को कॉल लगा रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रुद्राक्ष सर भी 12 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। हमारी इवेंट टीम और हम सभी अपना बेस्ट देंगे और इनकी इवेंट्स को यादगार बना देंगे। सिंगल इवेंट्स कंपनी के काम पर किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं देंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए अंकल, अभिजीत जी ने कहा। गुड आराध्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम इस मैरिज इवेंट्स के सभी फंक्शन अच्छे से हैंडल करके अपना बेस्ट देती हो तो मैं तुम्हारी जॉब सिंगल इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी में परमानेंट कर दूंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, मैं इवेंट्स टीम के साथ मिलकर अपना बेस्ट दूंगी। आराध्या मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अभिजीत अंकल से तो कह दिया कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, पर ये रुद्राक्ष सर अब तक उठे भी होंगे या नहीं, क्योंकि फ़ोन तो उठा ही नहीं रहे मेरा, और उनके सुपरवाइजिंग के बिना भला काम कैसे होगा। दूसरी तरफ रुद्राक्ष रात की शराब के नशे में बालकनी में ही अधलेटी हालत में सोया हुआ था। सुबह की हल्की धूप का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, पर अब जब 10 बजने के बाद सूरज की तीव्र किरणें उसके चेहरे पे पड़ी तो उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष ने एक नज़र आसमान की तरफ डाली और वहाँ से उठ अंदर कमरे में चला आया और सामने दीवार पे टंगी हुई घड़ी की तरफ अपनी आँखों से देखा, जो 10-15 बजने का इशारा कर रही थी। रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से बालों को सहलाते हुए अलसाई आवाज़ में कहा, 10-15 हो गए, पर रात को देर तक जगने की वजह से मुझे अब तक नींद आ रही है। ये कहकर रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और आकर बेड पर पेट के बल पसर गया। रुद्राक्ष बेड पर लेटा ही था कि बेड के पास टेबल पर रखा हुआ रुद्राक्ष का फ़ोन बजने लगा। रुद्राक्ष ने बिना देखे ही टेबल पर से फ़ोन उठा अपने कानों से लगाकर कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग रुद्राक्ष सर, मैं आराध्या बोल रही हूँ। आराध्या की आवाज़ सुन रुद्राक्ष की आंखों से नींद मानो गायब ही हो गई। रुद्राक्ष ने सख्ती से कहा, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके मेरी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, रखो फ़ोन। आराध्या ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी थी। वो मिनिस्टर जगत चौहान की बेटी की मैरिज इवेंट्स आज से शुरू हो रहे हैं और अभिजीत अंकल ने कहा है कि मैं इवेंट टीम के साथ मिलकर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूं और आप मुझे और इवेंट टीम को इस काम में सुपरवाइज़ करेंगे, इसीलिए आपको ऑफिस आना ही होगा। हमें 12 बजे तक इवेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। रुद्राक्ष ने आराध्या पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यो तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे कब ऑफिस पहुंचना है और कब नहीं। मेरा जब मर्जी होगा तब ऑफिस आऊँगा, जब मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी नहीं, समझी। इसीलिए अगली बार से मुझे ऑर्डर देने की गलती भूल कर भी मत करना। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने फ़ोन रख दिया। तभी रुद्राक्ष के फ़ोन की मैसेज ट्यून बज उठी। रुद्राक्ष ने देखा तो उसके डैड अभिजीत जी का मैसेज था, जिसमें रुद्राक्ष को 12 बजे तक ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया था। मैसेज देख रुद्राक्ष ने खुद से कहा, ये दोनों मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। ये कहकर रुद्राक्ष बेड से उठ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अपने डेस्क पर मौजूद आराध्या रुद्राक्ष की कड़वी बातें सुनकर खुद से ही सवाल करने लगी, मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। मैं तो बस अपना काम ही कर रही थी। अगर रुद्राक्ष सर को ऑफिस आना हो तो आए, वरना ना आए, मुझे इससे क्या, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी। और हाँ, अब उनकी कड़वी बातें सुनने के बाद उनकी रात की कड़वी कॉफ़ी के लिए शुक्रिया बोलना भी कैंसिल। रुद्राक्ष बाथरूम से नहाकर निकलता है और अलमारी में से कपड़े निकाल कर पहन लेता है, और जब वो अपने बालों को सेट करने के लिए मिरर के सामने खड़ा होता है और बालों को सेट करने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर पड़े जेल के बॉक्स को उठाने जाता है, तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पे रखी आराध्या की पायल पर पड़ती है। पायल पर नज़र पड़ती ही रुद्राक्ष के हाथ जेल को उठाते हुए वहीं थम जाते हैं और वो पायल देख उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब आराध्या उसके कमरे में आई थी और उसकी पायल पैर से छूटकर
वहीं फर्श पर गिर गई थी। रुद्राज खुद से कहता है, इस लड़की की ऐसी कोई चीज़ मुझे अपने कमरे में नहीं चाहिए जिससे मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाऊं और वो मेरे ख्यालों में अपनी जगह बना पाए। आज ही उसकी ये पायल उसे लौटा दूंगा। ये कहकर रुद्राज पायल को अपने सूट के जेब में रख लेता है और बालों को सेट कर हाथ में वॉच बांध रेडी होकर अपनी कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाता है। आराध्या ऑफिस में अपने डेस्क पे बैठी हुई दीवार पे टंगी हुई घड़ी की तरफ नज़र घुमाती है। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। आराध्या खुद से कहती है, लगता है रुद्राज सर आज नहीं आने वाली। हमें 12 बजे तक इवेंट वाली जगह पे पहुंचना था। इवेंट्स टीम तो पहले ही वहां पहुंच चुकी है। मुझे भी अब निकलना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता रुद्राज सर का और इंतज़ार करना चाहिए। उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। ये कहकर आराध्या अध्यक्ष डेस्क पर से अपना फ़ोन उठा हैंड बैग में रखती है और बैग उठा चेयर पर से उठे जाने लगती है। तभी रुद्राज ऑफिस के अंदर एंटर होता है, जिसे देख ऑफिस में मौजूद सभी लड़कियों की नज़र रुद्राज पर टिक जाती है और लड़कियां रुद्राज को देख मन ही मन आहें भरने लगती हैं क्योंकि नेवी ब्लू कलर के बिजनेस सूट में रुद्राज बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। जब आराध्या की नज़र रुद्राज पे पड़ती है, जो एक पल के लिए उसके दिल के तार भी बज उठते हैं, पर अगले ही पल आराध्या रुद्राज पर से नज़र हटाते हुए खुद को सहज कहते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा हुआ जो आ गए, वरना आज रात घर पर रुद्राज सर और अभिजीत अंकल के बीच झगड़ा होना तय था। रुद्राज उन सभी लड़कियों की तरफ एक नज़र उठाकर देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है। आराध्या के डेस्क के पास रुक बिना आराध्या की तरफ देखे सामने की ओर देखते हुए कहता है, बाहर जाकर मेरी कार में वेट करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ये कहकर रुद्राज जाने को हुआ, तभी आराध्या ने जल्दी से कहा, जी सर, ओके, बट जल्दी कीजिएगा वरना हम इवेंट्स के लिए लेट हो जाएंगे। आराध्या की बात सुनकर अब तक सामने की ओर देख रहा रुद्राज गुस्से से आराध्या की तरफ आंखें छोटी करके घूरने लगता है और गुस्से से कहता है, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। आराध्या नज़रें झुकाए कहती है, जी सर। रुद्राज अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। आराध्या वहीं खड़ी पीछे से कहती है, न जाने ये आदमी खुद को समझता क्या है, पता नहीं किस बात का गुरूर है, इतना गुस्सा हमेशा नाक पर सवार रहता है। ये कहकर आराध्या अपना सिर झटक कर बाहर की ओर निकल जाती है। बाहर आकर आगे की सीट पे बैठे पीछे की ओर सीट टिकाए म्यूजिक सिस्टम ऑन कर रुद्राज का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी ही देर में रुद्राज अपना लैपटॉप लिए कार के पास आता है तो उसकी नज़र आराध्या पे पड़ती है और रुद्राज चाह कर भी अपनी नज़रें आराध्या पर से हटा नहीं पाता और आराध्या के खुले बाल खिड़की से आ रहे हवा के झोंके से मदमस्त होकर उसके चेहरे पे अटखेलियाँ कर रहे थे। कभी रेशम से नाजुक आराध्या के होठों को छू कर जाते तो कभी आँखों पर आ टिकते तो कभी गुलाबी गालों को सहलाते और आराध्या इन सभी से बेखबर आंखें मूंद कर पीछे की ओर सीट से सिर टिकाए आराम कर रही थी। ये दिलकश नज़ारा रुद्राज के दिल में तीर के समान उतर रहा था। कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम में बज रहा गाना रुद्राज के दिल का हाल बयां कर रहा था। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत कहने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत कहने चला है तू, ऐसा क्यों अब हुआ, जानू ना मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत कहने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत कहने चला है तू। रुद्राज यूं ही बिना पलके झपकाई एक टक आराध्या को देखते हुए इस दिलकश नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। तभी अचानक से रुद्राज का फ़ोन बज उठा, जिससे रुद्राज की तंद्रा टूटी और उसने आराध्या पर से नजरें हटाते हुए फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं मिस आराध्या के साथ वहीं पहुंच रहा हूं, उतने में तुम लोग वहां काम का अरेंजमेंट्स देखो। ये कह गए रुद्राज ने फ़ोन रख दिया और कार की दूसरी साइड पहुंचकर कार का गेट खोल ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। म्यूजिक सिस्टम बंद होने से आराध्या अपनी आंखें खोलती है और कुछ बोलने को मुंह खोलती है। तभी पास की सीट पर
रुद्राज को बैठा देख चुप रहते हुए बिना कुछ बोले ही सीधा होकर बैठ जाती है। रुद्राज भी आराध्या की तरफ देखे बिना सामने की ओर देख ड्राइविंग करने लगता है। आराध्या भी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। बाहर से आ रहे हवा के झोंके से आराध्या के लंबे बाल पीछे की ओर लहराते हुए रुद्राज के चेहरे को छू गए, जिससे रुद्राज ने आराध्या के बालों को अपने चेहरे पर से हटाते हुए तेज आवाज़ में आराध्या से कहा, बाल बांधो। खिड़की से बाहर की तरफ देख रही आराध्या रुद्राज की आवाज़ सुन उसकी तरफ पलटते हुए पूछती है, जी कुछ कहा आपने? रुद्राज ने सामने की ओर देखते हुए अपनी बात फिर से दोहराई, बाल बांधो अपने। आराध्या ने असमंजस की स्थिति में कहा, जी। रुद्राज ने बुरी तरह चिढ़ते हुए आराध्या की ओर देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी भाषा में कह दिया मैंने जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो दूसरी भाषा में समझाता हूँ। टाई योर हेयर मिस आराध्या। आराध्या ने प्रश्न करते हुए कहा, पर क्यों? अब मेरे बालों से आपको क्या दिक्कत है? रुद्राज ने सामने की ओर देख ड्राइविंग करते हुए कहा, तुम्हारे हर क्यों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता मैं तुम्हारा बॉस हूँ और इस वक्त तुम अपने जॉब पर हो और तुम्हारा बॉस होने के नाते ये मेरा ऑर्डर है कि तुम अपने बाल बांधो। अगर मेरा ऑर्डर नहीं मानना चाहती तो कोई बात नहीं, अभी इसी वक्त कार से निकलो और यहाँ से टैक्सी लेकर घर चली जाओ। रुद्राज की बात सुन आराध्या ने एक पल के लिए रुद्राज को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और फिर अपना हैंड बैग में से हेयर बैंड निकाल अपने बालों को बांध दिया और बाहर की ओर देखने लगी। रुद्राज ने होठों को साइड में से उठाकर एक नज़र बाहर की ओर देख रही आराध्या पर डाली और फिर सामने की ओर देख ड्राइविंग करने लगा। रुद्राज और आराध्या इवेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, जो कि एक रिजॉर्ट था। आराध्या ने कार से निकल अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और कहा, कान्हा जी हम पूरे 5 मिनट लेट हैं, जल्दी काम पर लगना होगा। ये कहकर आराध्या जल्दी से रिजॉर्ट के अंदर पहुंची और उसके पीछे पीछे कार को पार्क कर रुद्राज भी अंदर पहुंचा। आज दूल्हा दुल्हन के हल्दी का फंक्शन होना था। आराध्या और रुद्राज अंदर पहुंचे तो देखा इवेंट्स टीम की 20 मेंबर्स अपने अपने काम पे लगे हुए थे। कोई पूल एरिया की डेकोरेशन देख रहा था, तो कोई फूलों की टोकरी लिए खड़ा था, तो कोई फूलों की सजावट कर रहा था, तो कोई लाइटों की डेकोरेशन देख रहा था और कोई खाने की अरेंजमेंट्स को लेकर आपस में डिस्कस कर रहा था। आराध्या सब कुछ देख ही रही थी। तभी रुद्राज ने पीछे से आते हुए तेज आवाज़ में कहा, टीम मेंबर्स कम हेयर क्विकली टू मी राइट नाउ। रुद्राज सर और आराध्या आ गए। ये कहते हुए सभी टीम मेंबर्स में शामिल लड़के और लड़कियां अपना काम छोड़ जल्दी से रुद्राज के सामने आकर खड़े हो गए। टीम मेंबर्स आप सभी जानते हैं सिंगल इवेंट्स मुंबई की सबसे बड़ी बेस्ट इवेंट्स कंपनी है। ये बात आप सभी लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि आप सभी लंबे समय से सिंगल इवेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? सभी टीम मेंबर्स ने एक साथ कहा, जी सर। आराध्या भी टीम मेंबर्स के पास खड़ी रुद्राज की बातें ध्यान से सुन रही थी। रुद्राज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो आप सभी ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि सिंगल इवेंट्स मैनेजमेंट दुनिया में इतना बड़ा नाम सिर्फ अपने अच्छे काम की वजह से है जो आप सभी आज तक करते आए हैं। एंड आई होप आप सभी इस इवेंट में भी अपना बेस्ट देकर सिंगल इवेंट्स की रिपुटेशन बनाकर रखेंगे। यस सर। सभी टीम मेंबर्स ने एक साथ कहा, गुड मिस आराध्या। इवेंट्स में आप सभी के साथ काम करने के अलावा आप सभी को लीड भी करेंगी। मैं भी यही मौजूद रहकर आप सभी को आपके काम में सुपरवाइज़ करूंगा। अगर किसी को काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो वो आकर इस बारे में मुझसे डिस्कस कर सकता है। ओके सर, सभी टीम मेंबर्स ने कहा। ओके देन बैक टू वर्क, रुद्राज ने कहा तो सभी टीम मेंबर्स वहां से चले गए, पर आराध्या वहीं खड़ी रहे। अब भी रुद्राज की तरफ यूं ही देखे जा रही थी। जब रुद्राज ने आराध्या को अपनी तरफ यूं देखते हुए देखा तो रुद्राज ने उसको थोड़ी करीब जाकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो मुझे मिस? आराध्या ने मुस्कुराते हुए रुद्राज की तरफ देखते हुए कहा, यही कि जिस रुद्राज सर को अब तक मैंने जाना है वो हमेशा अपनी पत्नी के ख्यालों में डूबे रहते हैं।
उन्हें अपने काम के प्रति इतना पैशनेट कभी नहीं देखा मैंने। मिस आराध्या, तुम अब तक मेरे बारे में जानती ही क्यों क्या हो। अपनी कॉलेज टाइम का टॉपर हूँ मैं। राशिदी और आर्यन से भी अच्छे मार्क्स आते थे मेरे स्कूल टाइम में भी। डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस की पूरी बागडोर अपने हाथ में लूँ, क्योंकि उनकी नज़रों में मुझसे ज़्यादा काबिल सिंगल इवेंट्स को संभालने के लिए कोई और था ही नहीं। पर जब मैंने मिहिका से शादी, ये कहते हुए रुद्राक्ष रुक गया, मानो किसी सपने से बाहर निकल आया हो। उसने आराध्या की तरफ नज़र उठाकर देख तेज तर्रा निगाहों से घूरते हुए कहा, बिना अपना दिमाग चलाए जाकर अपने काम पर लग जाओ। ये कहकर रुद्राक्ष वहाँ से दूसरी तरफ अरेंजमेंट्स देखने चला गया। आराध्या ने जाते हुए रुद्राक्ष को देख मन ही मन कहा, आप वापस पहले वाले रुद्राक्ष क्यों नहीं बन जाती। आप मिहिका के प्यार में खुद को इतना भुला बैठे हैं कि अपने परिवार के बारे में बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया है, जबकि आपका परिवार आपसे अब भी उतना ही प्यार करता है। आराध्या ने टीम मेंबर्स के एक सदस्य के पास जाकर कहा, मेघना, दूल्हा दुल्हन की हल्दी की रस्म के लिए जो महाबलेश्वर से ऑर्गेनाइज हल्दी मंगवाई थी वो आ चुकी है ना। ऑर्गेनिक हल्दी मंगवाई थी वो आ चुकी है ना। यस आराध्या, ऑर्गेनिक मेहंदी भी आ चुकी है और जो खास रोजर्स मंगवाए थे वो भी आ चुके हैं, मेघना ने कहा। ओके, और कैटरिंग का अरेंजमेंट कौन देख रहा है, आराध्या ने पूछा। वो वैभव और रोहित संभाल रहे हैं, मेघना ने जवाब दिया। ठीक है, उनसे कह देना सभी डिशेस को गेस्ट को सर्व करने से पहले एक बार टेस्ट कर लें और सभी मेहमानों को आते ही फ्रेशनर्स ड्रिंक सर्व करें। और तुम आकांक्षा, सभी मेहमानों का एंट्री गेट पर रोज़ वाटर और रोज़ पेटल्स के साथ वेलकम करोगी, आराध्या ने मेघना से कहा। निखिल और अक्षय, तुम दोनों म्यूज़िक और लाइट्स के अरेंजमेंट्स देखोगे, राइट, आराध्या ने दोनों से कहा। ओके आराध्या, दोनों ने कहा। निशा और पीयूष, आप दोनों दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाकर हल्दी के फंक्शन की उनकी डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी उनके कमरे में पहुंचाओ, आराध्या ने कहा। सभी जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते, हल्दी का फंक्शन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, आराध्या ने इवेंट टीम के मेंबरों से कहा। आराध्या ने फोटोग्राफर से फ़ोन पर बात कर उसे जल्दी से पहुंचने के लिए ऑर्डर दिया और वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक कर सुरक्षा के इंतजाम देख, क्योंकि मिनिस्टर जगत चौहान की बेटी की शादी भी, इसीलिए मुंबई के सभी नामी गिरामी पॉलिटिशियन और कुछ फिल्मी सितारे भी आने वाले थे, जिनमें से कुछ तो स्टेज पे डांस परफॉर्म करने वाले थे। जिस जगह पर हल्दी सेरेमनी होने वाली थी, आराध्या बड़े से स्टूल पर चढ़ लाल गुलाब के फूलों की टोकरी हाथ में ली सजावट करने लगी, पर स्टूल पर से बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो जैसे ही नीचे गिरने को हुई, थोड़ी ही दूरी पे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे रुद्राक्ष की निगाहें उस ओर गई और रुद्राक्ष ने आकर गिरती हुई आराध्या को अपनी मजबूत बाहों में गोद में उठा लिया और स्टूल पे रखे गुलाब के फूलों से भरी हुई टोकरी रुद्राक्ष और आराध्या के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात ही कर दी। रुद्राक्ष की बाहों में सिमटी हुई आराध्या ने डर के मारे आंखें बंद हो गई। अपनी आंखों को धीरे से खोला तो रुद्राक्ष की निगाहों से निगाहें टकराते ही आराध्या के बदन में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। रुद्राक्ष की निगाहों की तपिश उसके दिल को पिघला रही थी। कुछ नरम एहसास आराध्या अपने भीतर महसूस कर रही थी, जिनसे वो खुद भी अनभिज्ञ थी। वहीं दूसरी ओर रुद्राक्ष का दिल भी इन्हीं जज्बातों के भंवर में उलझा था। आराध्या की करीबी उसके शिथिल पड़ चुके दिल के तारों को झकझोरने पे मजबूर कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसके दिल में आराध्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। बेचैनी बेकरारी दोनों को घेरे हुए थी। आराध्या ने रुद्राक्ष पर से अपनी नज़र हटाते हुए नीचे की ओर देखा तो रुद्राक्ष ने भी झट से अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली और आराध्या को अपनी बाहों के आलिंगन से उतार दिया और अपने बालों में हाथ घुमा गुलाब की पंखुड़ियों को हटा दिया। रुद्राक्ष ने आराध्या की ओर देखा तो आराध्या ने झट से अपनी नज़रें रुद्राक्ष पर से हटा दूसरी ओर देखने लगी। रुद्राक्ष ने अपना हाथ बढ़ा आराध्या के गालों पर से गुलाब की पंखुड़ी को हटाते हुए कहा, इन लाल गुलाब को हटा या
यहाँ पीले गुलाब की सजावट कर दो, हल्दी के फंक्शन में वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये कहते हुए रुद्राज बिना रुके वहाँ से चला गया, पर आराध्या वहीं खड़े रुद्राज के हाथों की छुअन को अपने गाल पर हाथ फेर कर अनजाने में ही मुस्कुरा उठी। वहीं दूसरी ओर रुद्राज आराध्या के सामने खुद को सहज दिखा वहाँ से हट तो गया था, पर लैपटॉप के सामने बैठी उसके मन में कई एहसास हिलोरे ले रहे थे जो उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छेड़ रहे थे। आराध्या ने इवेंट टीम के साथ मिलकर डेकोरेशन की सभी तैयारियां बखूबी संभाल ली थी। पीले गुलाब, नरगिस, अमलतास के फूलों से पूरे रिजॉर्ट को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया गया था। हल्दी के बाद शाम को संगीत का फंक्शन भी होना था और आराध्या इवेंट टीम के साथ उसी तैयारियों में जुटी हुई थी। हल्दी के फंक्शन के लिए मिनिस्टर जगत चौहान के मेहमानों का जमावाड़ा लगना शुरू हो गया था। मिनिस्टर जगत चौहान की बेटी प्रिया पीले रंग के डिजाइनर लहंगे में सजी हुई थी और होने वाला दामाद अंकित पीले रंग के कुर्ते पजामे में हल्दी के कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार था। हल्दी की रस्म दोनों पक्षों द्वारा शुरू कर दी गई थी। वर वधू दोनों ही पक्षों के परिजनों और मेहमानों द्वारा हल्दी लगाकर वर वधू को उनके आरंभ होने वाली मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिए जा रहे थे। माहौल में खुशियाँ, शोर शराबा और फिल्मी गानों की धूम मची हुई थी, जिससे माहौल खुशनुमा चल रहा था। सभी मेहमान खूब एंजॉय कर रहे थे और फंक्शन में की गई डेकोरेशन, खाने पीने की चीज़ों का बखान एक दूसरे से कर रहे थे। आराध्या ने भी हल्के पीले रंग की साड़ी पहन ली थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, आँखों पे पतला सा लंबा आईलाइनर, थोड़ा सा मेकअप और कानों में डायमंड के बड़े से झुमके और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। आराध्या अपनी इवेंट टीम के सामने खड़ी सभी को अलग अलग कामों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी उसी ओर आ रहे रुद्राज की नज़र आराध्या पे पड़ती है तो उस पर ही ठहर जाती है। रुद्राज के उस तरफ बढ़ते कदम वहीं थम जाते हैं। रुद्राज अपलक निगाहें हटाए बिना अपनी सुध-बुध खोकर आराध्या की खूबसूरती को अपने नैनों के भीतर समाहित करने लगता है। पहली बार था जब उसने आराध्या को साड़ी में देखा था। आज से पहले वो हमेशा सलवार कुर्ती में ही नज़र आती थी और इस पीले रंग की साड़ी में वो रुद्राज को बहुत ही दिलकश लग रही थी। आराध्या का ये रूप रुद्राज की निगाहों के जरिए सीधा दिल में तीर के समान उतर उसमें हलचल मचा रहा था। कुछ अनकहे जज्बात और भावनाएं रुद्राज के अंतर मन में आराध्या के प्रति उपज रहे थे। अपनी धड़कनों की जिस आवाज़ को रुद्राज सुनकर भी अनसुना करता आ रहा था, आराध्या के सामने आती ही अब बार बार धड़कनों की वो आवाज़ झंझना उठती, जिससे रुद्राज बेचैन हो जाता। आराध्या के प्रति महसूस होता ये खिंचाव रुद्राज को नागवारा सा लगता। उसे ये मिहिका के साथ बेवफाई करने जैसा लगता, जिससे उसे खुद से ही घृणा हो उठती। आराध्या अपनी इवेंट टीम के मेंबर्स के साथ बातें करते हुए उन्हें काम के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी, जिससे उससे कुछ ही दूरी पे खड़े रुद्राज पर उसकी नज़रें नहीं गई थी। रुद्राज खुद को सहज कर उनके पास पहुंचता है और सपाट लहजे में कहता है, एनी प्रॉब्लम? एक टीम मेंबर ने जवाब दिया, नो सर, मिस आराध्या ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। बस शाम के संगीत के इवेंट के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, उसी बारे में मिस आराध्या हमें बता रही थी। ओके, कहकर रुद्राज आराध्या की तरफ देखे बिना और उससे कुछ कहे बिना ही दूसरी तरफ चला गया। आराध्या ने एक नज़र जाते हुए रुद्राज पर डाली और फिर अपने काम में जुट गई। शाम को संगीत के फंक्शन के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। जगमगाते लाइट्स और म्यूजिक से स्टेज चकाचौंध हो रहा था। स्टेज पे इवेंट टीम द्वारा हायर की गई एंकर ने अनाउंसमेंट की कि स्टेज पर पहला खूबसूरत रोमांटिक सा डांस परफॉर्मर करने के लिए आ रहे हैं सुपरस्टार ऋषभ कपूर और बेहद खूबसूरत अदाकारा तमन्ना खन्ना। और इसी बीच ऋषभ कपूर और तमन्ना खन्ना स्टेज पर एक साथ सभी के सामने आए और मेहमानों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सॉन्ग प्ले हुआ और सुपरफास्ट ऋषभ कपूर और एक्ट्रेस तमन्ना खन्ना कपल डांस परफॉर्म करने लगी।
सॉन्ग प्ले हो रहा था, चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आँखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। आराध्या जो ही मौजूद डांस परफॉर्मेंस देख रही थी, उसकी नज़र आसपास गई तो उसे रुद्राक्ष कहीं नज़र नहीं आया। आराध्या के मन ही मन कहा, ये रुद्राक्ष सर कहाँ हैं? आसपास भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, जाकर देखती हूँ आखिर हैं कहाँ। ये कहकर आराध्या रुद्राक्ष को ढूंढते हुए रिजॉर्ट की दूसरी साइड पहुंची, जहां पूल एरिया के पास बैठे रुद्राक्ष सिगरेट सुलगा उनके गहरे कस भर रहा था। आराध्या ने इसके पीछे हाथ बांधे खड़े होते हुए कहा, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आराध्या की आवाज़ सुन रुद्राक्ष ने तुरंत पीछे की ओर पलटकर देखा तो आराध्या ने फिर कहा, सिगरेट इज़ डेंजर फॉर हेल्थ, जानते होंगे ना आप। रुद्राक्ष की ओर से कुछ जवाब नहीं दिया गया तो आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर कदम बढ़ाया और जाकर उसके पास पूल एरिया पे बैठ गई। रुद्राक्ष सामने की ओर देख फिर से सिगरेट के कस भर जहरीला धुआं उड़ाने लगा तो आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आपने कसम खा रखी है कि आप कभी भी किसी की कोई बात नहीं मानेंगे, हमेशा अपनी ही मनमानी करेंगे। रुद्राक्ष ने सामने की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराध्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जब मैं आपको सिगरेट पीने के लिए मना कर रही हूँ, उसके बावजूद आप सिगरेट पी रहे हैं। रुद्राक्ष ने सामने की ओर देखते हुए कहा, शौक नहीं है जो छोड़ दूँ, आदत बन चुकी है अब मेरी। जब भी मन की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ती है, बस इसी सिगरेट के सहारे सभी अनचाहे जज्बात, बेचैनी, उलझने, दर्द को धुआं बनाकर हवा में उड़ा देता हूँ, जिससे मन को थोड़ी शांति सी मिलती है। रुद्राक्ष ने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लिए कहा। आराध्या रुद्राक्ष की तरफ चेहरे पर बिना कोई भाव लिए देखती रह गई। कुछ कहा नहीं गया उससे। आराध्या को चुप देख रुद्राक्ष ने जब आराध्या की ओर देख कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इवेंट टीम को तुम्हारी ज़रूरत होगी, जाकर वहाँ काम देखो। आराध्या ने यूं ही रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा, सभी काम हो गए हैं और मुझे लगता है मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। आप कब तक मिहिका के प्यार में खुद को यूं तबाह करते रहेंगे? कब तक मिहिका की यादों में यूं तिल तिल कर मरते रहेंगे? क्यों आप मिहिका को भुला किसी और को अपने करीब आने का कोई मौका नहीं देते? क्यों आप मिहिका के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकते? आराध्या रुद्राक्ष की ओर देखते हुए बिना कुछ सोचे एक सांस में बोल गई। रुद्राक्ष अवाक सा आंखें बड़ी बड़ी कर आराध्या की ओर देखता रह गया। उसे आराध्या की आंखों में भावनाओं से लबरेज मोटे मोटे आंसू नजर आए। आराध्या के रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी आंसू उसकी आंखों से बाहर निकल ही आए। आराध्या खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इतना सब कुछ रुद्राक्ष से कैसे कहेगी। उसे अब एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी। उसने रुद्राक्ष से नजरें मिलाने से बचने के लिए खुद की निगाहें झुका नीचे की ओर देखने लगी और खुद से ही सवाल करने लगी, आखिर उसने रुद्राक्ष से ये सभी बातें क्यों कही? क्या मतलब था इन सभी बातों का? क्या रुद्राक्ष के लिए उसके मन में कुछ एहसास पनप रहे हैं जिससे वो खुद भी अनजान है? पर रुद्राक्ष को इस तरह बेबस, लाचार और टूटता हुआ देख वो एहसास अल्फाज बनकर उसकी जुबान से यूं बयां हो गए। रुद्राक्ष नजरें झुका के बैठी हुई आराध्या की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, क्या तुम्हारे दिल की गहराइयों में भी मेरे लिए कुछ छुपे हुए जज्बात हैं? क्या तुम भी मेरे बारे में कुछ महसूस करने लगी हो आराध्या? जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना चाहते हुए भी बन रहा है, क्या तुम्हारे दिल में भी ऐसी कोई उलझन है? रुद्राक्ष इसी उधेड़ बुन में मन ही मन आराध्या से सवाल कर रहा था। रुद्राक्ष ने अपना रुमाल निकाल बिना कुछ कहे आराध्या के आगे कह दिया। रुद्राक्ष के ऐसा करने पर आराध्या ने नजरें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से जा मिली। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर दोनों एक दूसरे की निगाहों में देखते हुए चुप ही रहे।
सॉन्ग चल रहा था, चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का, खामोश चेहरा आँखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। संगीत के इवेंट के ख़त्म होने के बाद आराध्या और रुद्राज रिजॉर्ट से निकल रात के समय कार में बैठ घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रुद्राज कार ड्राइव कर रहा था और आराध्या रुद्राज के पास वाली सीट पर फिर पीछे की ओर सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई थी, जिससे कार में शांति पसरी थी। रात का समय था और कार सड़क पर दौड़ रही थी। रुद्राज ने आराध्या की ओर देखा तो वो आंखें बंद किए हुए सीट पर सिर टिकाए आराम कर रही थी। रुद्राज ने मन ही मन कहा, ये इतनी चुप क्यों है? हमेशा तो इतनी बकबक चालू रहती है इसकी। तो आज क्या हुआ? थकान और शांत माहौल होने के कारण रुद्राज की आंखों की पलकें भारी होने लगी थी, नींद आने लगी थी। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी कार में एफएम ऑन कर दिया और गाने को सुनते हुए ड्राइव करने लगा। तभी अचानक से सड़क पर बने बड़े से गड्ढे की वजह से रुद्राज की कार को झटका लगा और आराध्या का सिर रुद्राज के कंधे पर झूल गया। रुद्राज ने आराध्या की ओर देख धीरे से कहा, मिस आराध्या। आराध्या की ओर से कुछ नहीं कहा गया तो रुद्राज ने ड्राइव करते हुए अपने एक हाथ से आराध्या के गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, आराध्या। रुद्राज समझ गया कि आराध्या सो चुकी है और काफ़ी गहरी नींद में है। रुद्राज ने मन ही मन कहा, लगता है पूरा दिन काम करने की थकान की वजह से नींद आ गई है। रुद्राज ने आराध्या के चेहरे की ओर देखते हुए कहा और उसे खुद से अलग कर सीट पे सीट टिका आरामदायक स्थिति में सुलाने की कोशिश की। पर नींद में आराध्या ने रुद्राज के कंधे पे सिर टिकाते हुए उसके बाजुओं को कसकर पकड़ लिया तो रुद्राज ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। खुद से दूर करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की और उसका सिर अपने कंधे पे ही अच्छे से रख लिया और ड्राइविंग करने लगा। एफएम में गाना चल रहा था, जिसे ज़िंदगी ढूंढ रही है। क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊँ, क्यों दिल है मुझे कहता है। जज्बात नए मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। रुद्राज की नज़र उसके कंधे पे से टिकाए बच्चों की तरह मासूमियत से सुकून की नींद सो रही आराध्या पर जाती है और रुद्राज के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। हाँ, किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझसे यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या दर्द में दोपहर, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। रुद्राज की नज़र ड्राइव करते हुए बीच बीच में आराध्या की ओर जाती और आराध्या को देख रुद्राज के अंतर्मन में कई एहसास एक साथ उमड़ने को बेताब उठते हैं, जो अब तक दिल की गहराइयों में पनप रहे थे। गाने के बोल सीधा रुद्राज के दिल को छू से सुकून पहुंचा रहे थे। रुद्राज ने अपने कंधे पे चैन की नींद सो रही आराध्या की ओर कशिश भरी निगाहों से देखा और उसके सिर पर अपने हाथ से प्यार से सहलाते हुए उसके चेहरे की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने लगा। रुद्राज ने आराध्या के चेहरे पर झुकते हुए न जाने क्या सोच आराध्या के माथे पर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद करते हुए माथे पर अपने होठों से हल्के से चूम लिया। ऐसा कहते ही रुद्राज के दिल के तार झंझना उठे। अब तक सामान्य गति से चल रही धड़कनें बेकाबू हो बगावत पर उतर आई। एक साथ कई एहसास जागृत हो उठे। आराध्या की सांसों की तपिश को महसूस कर मन ही मन सागर कहीं जज्बातों भावनाओं से उफनने लगा। अब तक रुद्राज के सीने में दबा हुआ दर्द आँखों के मार्ग से बाहर निकलना चाह रहा था। उसी के साथ रुद्राज की बंद आँखों से मोती रूपी आंसू की एक बूंद रुद्राज के पलकों को भिगोकर सरकते हुए आराध्या के गालों को छू गई, जिससे नींद में भी आराध्या ने कसमसाते हुए रुद्राज की बाजुओं को अपने हाथ से और अधिक कसकर थाम लिया। आराध्या की इस हरकत को रुद्राज ने महसूस कर आराध्या के माथे पर से अपने होठों को हटाते हुए आराध्या के चेहरे की ओर देखा, जिसमें अभी भी सुकून और मासूमियत बिखरी हुई थी, जो रुद्राज को भी
सुकून पहुंचा रही थी। आराध्या ने फिर से नींद में कसमसाते हुए अपना चेहरा रुद्राज के सीने में छुपा लिया, जिसे देख रुद्राज मुस्कुरा उठा और उसने आराध्या के कंधे पर अपने हाथ को फैलाते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ड्राइवरिंग करते हुए रुद्राज मन ही मन कहने लगा, मैं नहीं जानता आराध्या कि मैं मिहिका के अलावा किसी और से उस शिद्दत से प्यार कर भी सकूंगा या नहीं, पर हाँ, तुम्हारे प्रति मुझे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा है। ना जाने क्यों, पर तुम्हारा मेरे करीब होना मेरे सुलगते हुए दिल को ठंडक देने लगा है। ना जाने क्यों, पर तुम अपनी सी लगने लगी हो, तुम हमदर्द लगने लगी हो मुझे। तुम्हारी नज़दीकियाँ बेचैनी के साथ साथ दिल को सुकून पहुँचाने लगी हैं। तुम्हारी नज़दीकी मंथन चल रही धड़कनों को बेताब कर एक रवानगी से भर जाती हैं। ना जाने क्यों, पर तुम्हें देखकर महसूस होने लगा है ज़िंदगी इतनी भी बेरंग नहीं है जितनी अब तक मेरे ख्यालों में थी। रुद्राज ने आराध्या पर एक नज़र डालते हुए कहा, आज तुमने मुझसे सवाल किया था कि मैं मिहिका को भुला किसी और को अपने दिल में जगह क्यों नहीं दे सकता। सच कहूँ तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। नहीं जानता कि मिहिका को कभी भुला पाऊँगा भी या नहीं। शायद मिहिका को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊँ। पर हाँ आराध्या, तुम भी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगी हो, और इस बात को मैं चाह कर भी नकार नहीं सकता। और शायद तुम्हारे दिल के किसी एक कोने में मेरे लिए भी ऐसे ही कुछ दबे हुए एहसास हैं जिसे आज तुम पुल एरिया पर तुम्हारे बिना कुछ कहे ही तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू मुझसे बयां कर गए। जिस एहसास को रुद्राज ने अपने भीतर मन में आराध्या के प्रति महसूस किया है, क्या वो आराध्या के सामने इस बात को जाहिर कर पाएगा? क्या आराध्या अपने दिल के इस अनजाने एहसास से रूबरू हो पाएगी, या किस्मत को होगा कुछ और मंजूर? जानने के लिए आप लोग इस कहानी में बने रहिएगा। कहानी आज अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वैसे अच्छी ही लगी होगी। आज का पार्ट बहुत ही रोमांटिक था, तो जाते जाते कहानी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।